नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग KVS PRT एग्ज़ाम 2022 के लिए EVS के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। आप सभी को बता दें, जो भी प्रश्न यहाँ पर हम लोग करेंगे वह सभी प्रश्न NCERT किताबों पर ही आधारित हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि हम लोग KVS PRT के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः परिवार में कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि परिवार के प्रकार कितने होते हैं यहाँ बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3 या 4। आप सभी को बता दें कि सामान्यतः परिवार के 2 प्रकार होते हैं, इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि सामान्यतः परिवार के 2 प्रकार होते हैं। आइए हम लोग प्रकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, परिवार या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं फैमिली। देखिए, कई व्यक्ति मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, ठीक है। सामान्यतः एक पति और एक पत्नी मिलकर एक परिवार बनाते हैं। आप सभी को ये दोनों बिंदु पहले से पता होंगे। अब जैसा कि प्रश्न पूछा गया था कि परिवार कितने प्रकार का होता है, तो इस तीसरे बिंदु में लिखा है परिवार 2 प्रकार के होते हैं। जान लेते हैं कौन कौन से प्रकार के परिवार होते हैं। तो दोस्तों, संयुक्त परिवार और एकल परिवार, यह परिवार के 2 प्रकार हुए। हम लोगों को ध्यान रखना है, मतलब इसको। चौथा पॉइंट है, परिवार को बालकों की प्रथम पाठशाला माना जाता है, क्योंकि आप KVS PRT में प्राथमिक विद्यालय में मतलब पढ़ाएंगे, आप टीचिंग करेंगे जाके, तो आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि परिवार को बालकों की प्रथम पाठशाला माना जाता है। यह प्रश्न पत्र में आपके पूछ सकता है। दोस्तों, जो संयुक्त परिवार और एकल परिवार होते हैं, इनके बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, यदि ना पढ़ा हो तो हम बताते हैं इनके बारे में शॉर्ट में। देखिए, संयुक्त परिवार की यदि हम लोग परिभाषा के रूप में देखें कि संयुक्त परिवार क्या होता है, तो आसान शब्दों में आप अपनी देख सकते हैं संयुक्त परिवार क्या होता है कि जब किसी परिवार में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं तो उस परिवार को क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार बोलते हैं। एक तरीका तो यह हो गया। देखिए, अब हम लोग आम जन की भाषा में यदि बताएं कि अपने एनवायरनमेंट में, वातावरण में संयुक्त परिवार को जानने के लिए हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। तो देखिए, संयुक्त परिवार में क्या होता है कि पूरे परिवार के कल्याण को, मतलब कि पूरे परिवार का भला हो, किसी एक व्यक्ति का भला ना हो, जबकि सभी व्यक्तियों का, परिवार के सभी व्यक्तियों का भला हो, इस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके परिवार में आप हैं, आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, और वो जो भाई हैं वो भी शादीशुदा हैं, फिर उनके लड़के हैं वो भी शादीशुदा हैं। तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियां इसमें आ गई हैं, ठीक है। तो यह एक प्रकार का संयुक्त परिवार हुआ। अब हमने जो दूसरा पॉइंट बताया कि इसमें किसी एक का भला नहीं मतलब सोचा जाता है, सबका समान भला सोचा जाता है, ठीक है। पूरे परिवार का कल्याण पे अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें यह नहीं है कि एक एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, उसको ही सुबह बटर दिया जाए, बादाम काजू सब सेहत के लिए उसके सब सामान हो, उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको बराबर बराबर जो है अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, एकल परिवार क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, जैसे कि एकल परिवार की स्टार्टिंग कहाँ से शुरू हुई। अब आप अगर जो अपने वातावरण में देखेंगे एकल परिवार किसे कहते हैं, तो मान लीजिए कि आपकी फैमिली में आप हैं, आपके माता पिता हैं, जैसे कि हमने अभी संयुक्त परिवार में बताया। फिर आप हैं और आपका एक बड़ा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है, तो उसके भी बच्चे हैं। तो यह एक पूरा क्या हुआ, वह संयुक्त परिवार हुआ। लेकिन यदि आप और आपके माता पिता एक घर में रहें और आपके जो भाई साहब हैं उनकी जिनकी शादी हो चुकी है वो कहीं बाहर चले जाएं या कहीं अलग चले जाएं और वह अपनी पति और पत्नी दोनों साथ में रहें, तो वह हो जाता है एकल परिवार का रूप। समय बीतने के साथ साथ लोग अलग घूमने जाने लगे और वहाँ का माहौल उनको पसंद आया, वहीं बसना शुरू हो गए। इसी तरह से एकल परिवार अस्तित्व में आने लगे, ठीक है। एकल परिवार में
क्या होता है, जैसे कि हमने अभी बताया कि एकल परिवार में केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, जिनके बच्चों की शादी नहीं होती है, ऐसे बच्चे। ठीक है, तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार आपको जो है क्लियर हो गया होगा। और परिवार को बालकों की प्रथम पाठशाला माना जाता है, यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? सन बताना है। ए ऑप्शन में है 1973, बी ऑप्शन में है 1974, सी ऑप्शन में है 1980 और डी ऑप्शन में 1982। दोस्तों, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, यह आप जान लीजिए, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक संगठन है। ठीक है, कैसा संगठन है? वैधानिक संगठन है। यह जरूर ध्यान रखिएगा, यह जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, यह वैधानिक संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी सन 1974 में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? देखिए, यह जो क्वेश्चन है यह आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही लिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके केवीएस पीआरटी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है मिजोरम, बी ऑप्शन में है गोवा, सी ऑप्शन में है जम्मू और कश्मीर, डी ऑप्शन में है बिहार। तो आपको बताना है कि किस राज्य में या किस ऑप्शन में नारियल के तेल से पकी हुई समुद्री मछली खाना लोग पसंद करते हैं यहाँ के लोग। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली को खाना पसंद बेहद पसंद करते हैं। ठीक है, आइए इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं अब इस प्रश्न से जो संबंधित और प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, इनके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक तरफ आपके पसंदीदा भोजन दिए गए हैं और यह पसंदीदा भोजन किस राज्य के या किस स्थान के पसंदीदा भोजन हैं यह बताया गया है। देखिए, जैसे कि पहले नंबर पे आपको दिख रहा होगा करी के साथ उबला टैपियोका। यह वर्ड बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह केरल का पसंदीदा भोजन है। ठीक, नेक्स्ट है सरसों के तेल में बनी मछली। यह है कश्मीर का पसंदीदा भोजन। इससे पहले हमने प्रश्न में क्या पढ़ा था? प्रश्न में क्या था कि नारियल के तेल में बनी मछली, वह कहाँ का था? गोवा का था। और इसमें क्या बोल रहा है? सरसों के तेल में बनी हुई मछली या कश्मीर का है। देखिए, यह कोई अपने तरफ से प्रश्न नहीं लिए गए हैं, यह सभी प्रश्न एनसीईआरटी की किताबों से लिए गए प्रश्न हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को करना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी ये बिंदु यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सामने, यह सब एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ है। तीसरा दिया हुआ है पकाया हुआ सांप। पकाया हुआ सांप हांगकांग के लोग खाना बेहद पसंद करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। देखिए, अब इस प्रश्न को आप देखते हुए समझ रहे होंगे कि यह साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन यह आपके क्लास 3, 4 और 5 एनसीईआरटी की क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के ईवीएस की किताबों में दिया गया है यह टॉपिक रोग। तो देखिए, छोटी माता और रेबीज रोग का कारण क्या है बताना है कि वायरस से होता है या प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से या निमेटोड से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस। वायरस इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ये छोटी माता और रेबीज रोग या वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हम सभी भोजन करते हैं एवं भोजन का पाचन होता है। ठीक है, हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन हमारे पेट के अंदर होता है। इसके पश्चात भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अवशोषण भोजन का आमाशय की दीवार पे होता है, या छोटी आंत की दीवार से, या वृहद आंत की दीवार से होता है, या यकृत में होता है। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भोजन का अवशोषण जो होता है वह होता है छोटी आंत की दीवार से। ठीक है, जब हम लोग भोजन करते हैं और भोजन का पाचन होता है पेट में, इसके बाद भोजन में जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं?
देखिए यह भी बिल्कुल एनसीईआरटी में हूबहू यही शब्द, यही वर्ड आपको दिए गए हैं, बस यहाँ पर अंतर है, यह प्रश्न के रूप में आपको दे दिया गया है। देखिए ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन है लेह और लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी लेह और लद्दाख इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेह और लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत पूछ रहा था भारत के किस राज्य में लोग रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट को रैबो कहते हैं, तो यह लद्दाख, लेह और लद्दाख में। देखिए आपको बता दें आप सभी को चांगपा, ठीक है, चांगपा ध्यान रखिएगा, चांगपा एक जनजाति है जो कि आपके कहाँ पाई जाती है, या देखिए इसका जो मूल निवास स्थान है वह है तिब्बत का पठार में, ठीक है, वहाँ यह चांगपा जनजाति पाई जाती है। देखिए चांगपा जो जनजाति है यह ये जनजाति एक तरह की खास बकरियों को पालते हैं, ठीक है, जिनके बालों से दुनिया भर में मशहूर ऊन बनाई जाती है। उस फेमस ऊन को क्या बोलते हैं, पश्मीना ऊन। आप लोगों ने सीटेट में यदि दिया होगा, सीटेट का एग्ज़ाम जाहिर सी बात दिया होगा, तब तो आप केवीएस पीआरटी भर रहे हैं, तो उसमें पश्मीना ऊन से कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो ध्यान रखिएगा पश्मीना ऊन उन बकरियों से पाई जाती है जिनको चांगपा जनजाति पालते हैं, ठीक है, पश्मीना ऊन ध्यान रखिएगा। और दूसरा बिंदु यह बनता है यहाँ पर कि इस जनजाति के लोग, जो हमने बताया चांगपा जनजाति के लोग जानवरों को रहने का या जहाँ पालते हैं उस स्थान को लेखा बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, लेखा बोला जाता है। एक चीज़ और यहाँ पर वर्ड ध्यान रखिएगा, लेखा। आपका रेबो हो गया इनके तिकोने टेंट रहने के लिए बने तंबू, और लेखा मतलब जानवरों के पाले जाने वाला स्थान। और यह जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है, लेह और लद्दाख में, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। देख रहे होंगे आप लोग कि महासागरों में दिन पर दिन जल स्तर की वृद्धि हो रही है, तो यही बताना है कि इसका कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना, इसका कारण हो सकता है, या फिर अत्यधिक वर्षा इसका कारण हो सकता है, या फिर अम्ल वर्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसीलिए महासागरों में जल के स्तर में वृद्धि हो रही है, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेशों से वहाँ से बर्फ़ पिघलती है और महासागरों के जल में स्तर में वृद्धि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण बताना है। नगरीकरण होगा, या औद्योगिकीकरण होगा, या विश्व के तापमान में वृद्धि, या अम्ल वर्षा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है, नगरीकरण। देखिए नगरीकरण इसलिए, वैसे तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें जो पूछ रहा है वह प्रमुख कारण पूछ रहा है कि जल संकट का। नगरीकरण जितना बढ़ेगा वहाँ जल की कमी आपको निश्चित देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ नगरीकरण जहाँ बढ़ेगा वहाँ औद्योगिकीकरण भी होगा, औद्योगिकीकरण होगा तो पर्यावरण जो है प्रदूषण भी होगा, इसलिए तापमान में वृद्धि भी होगी और इसी के साथ साथ अम्ल वर्षा भी होगी। तो यहाँ पे जो प्रमुख कारण हो जाएगा, मेन कारण हो जाएगा, वह हो जाएगा नगरीकरण। शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अल ब्रूनी किस देश का यात्री था। देखिए यह कोई हिस्ट्री का प्रश्न आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपके ईवीएस के एनसीईआरटी की किताब में यह दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में यह दिया गया है कि अल ब्रूनी किस देश का यात्री था। मतलब कि वहाँ से तो यह प्रश्न बना लिया गया है, लेकिन अल ब्रूनी के बारे में वहाँ पर दिया गया है। तो ए ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, बी ऑप्शन है ओमान, सी ऑप्शन है अफगानिस्तान और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अल ब्रूनी उज्बेकिस्तान का रहने वाला यात्री था। दोस्तों इसकी एक बुक है, ध्यान रखिएगा, अल ब्रूनी की एक बुक है, उसका नाम है किताबुल हिंद।
ठीक है, क्या नाम है? किताबुल हिंद, ध्यान रखिएगा आप लोग, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद इसकी किताब है, पुस्तक है, इसने लिखी है। इसमें इसने क्या लिखा है कि यह जब भारत आया तो यहाँ पर हर घटना को ध्यान से देखा, ठीक है, और उसका विवरण जो है अपनी इस पुस्तक किताबुल हिंद में इसने लिखा। चलिए अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना है कश्मीर से बेंगलुरु, या डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, या फिर मिजोरम से गुजरात, या महाराष्ट्र से मणिपुर। कौन सा आंसर इसमें हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी, किस सन में चली थी और कहाँ से कहाँ चली थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहली जो है 34 किलोमीटर लंबी ट्रेन 1853 में। यह पॉइंट आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी का साथ एक और पॉइंट कि पहली अंडरग्राउंड ट्रेन, ठीक है, कैसी? पहली अंडरग्राउंड ट्रेन कोलकाता से शुरू हुई थी, कोलकाता से शुरू हुई थी। यह भी ध्यान रखिएगा, पहली अंडरग्राउंड ट्रेन और पहली भारतीय रेलवे कब चली थी, भारत में रेलवे या ट्रेन कब चली थी? 1853 में मुंबई से ठाणे में, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, किसान फसल के दानों को भूसे से अलग करता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब कि किसान फसल को काटने के बाद जब उसके दानों को भूसों से अलग करता है, उसके जो छिलके बोल सकते हैं या जो भूसा रहता है, वेस्टेड मटेरियल रहता है, उसको अलग करता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया है फसल की कटाई, बी ऑप्शन में हस्तचयन, सी ऑप्शन में थ्रेसिंग और डी ऑप्शन में निष्पादन। तो सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्पादन। क्या कहते हैं? निष्पादन कहा जाता है, इस प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? अब यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में। इससे पहले जो क्वेश्चन था वह था भारतीय रेल मार्ग। ध्यान रखिएगा, यह है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात हो रही है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, NH-28, NH-44, NH-10 या NH-5। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। दोस्तों याद रखिएगा कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर से, मतलब कि श्रीनगर कहाँ है? भारत के उत्तर में। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हो गया पूरब पश्चिम, इधर उत्तर और ये दक्षिण। तो यह जो राष्ट्रीय भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वह यहाँ से मान लीजिए शुरू होता है उत्तर में श्रीनगर से, ठीक है, उत्तर में श्रीनगर है। और यह ख़त्म कहाँ होता है या एंडिंग इसकी कहाँ है? दक्षिण छोर पर। दक्षिण छोर जो है कन्याकुमारी, यहाँ पर मान लीजिए कन्याकुमारी है। तो यह जो है उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। और इसकी टोटल लंबाई जो है, कुल लंबाई इसकी पूछ सकता है, तो कुल लंबाई इसकी ध्यान रखिएगा, कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर, मतलब कि 3745 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसी क्वेश्चन के साथ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल के स्तर में क्या फ़र्क दिखेगा? खाली जगह छूटी हुई, इसमें बताना है क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक समान रहेगा, मतलब कि जल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब किसी, मान लीजिए कि जैसे कि एक यहाँ पर ये बीकर है या आप मान लीजिए आपको ये पानी पीने वाला गिलास है, इसमें जल है और इसमें हम कुछ चुटकी, 1 या 2 चुटकी इसमें क्या करते हैं, इसमें डालते हैं नमक, ठीक है, नमक मिलाते हैं। तो अब हमको बताना है कि इसमें नमक मिलाने से इस जल के स्तर में क्या परिवर्तन हुआ। मान लीजिए यहाँ तक जल भरा हुआ है और उसके बाद इसमें नमक डाला जाता है, तो यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ध्यान रखिएगा कि इस जल के स्तर में या जल के क्षेत्रफल या क्षेत्रफल नहीं, जल के आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, यह एक समान रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ध्यान रखिएगा
कि जब पानी में नमक घोला जाता है तो उसके बाद जल का घनत्व जो होता है, उसका घनत्व है वह बढ़ जाता है, लेकिन आयतन बिल्कुल कोई परिवर्तन, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन घनत्व पूछे तो घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? कवक की बात हो रही है कि कौन सा खाने योग्य कवक है, यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन बताना है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंगेरिकस। ठीक है, एंगेरिकस इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। खाने योग्य कवक पूछ रहा था तो खाने योग्य कवक है एंगेरिकस। ठीक है, इसको यदि इंग्लिश में देखेंगे तो हो जाएगा AGARICUS। ठीक है, इसकी इंग्लिश में यह स्पेलिंग हुई, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके साइंस में भी कई बार पूछा गया है, कई पेपरों में पूछा गया है, और यहाँ पर यह EVS में NCERT की बुक में यह दिया गया है। तो बताइए, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है, या फिर फ्लोएम के द्वारा, या कैमियम के द्वारा, या पैलेशेट के द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधों में जल का अधिग्रहण किया जाता है। देखिए, आप लोग यहाँ पर याद करने की ट्रिक बताएं। जहाँ पर जल की बात आएगी, पौधों में जल का अधिग्रहण, तो जल में पहला अक्षर क्या है? जा। ऐसे ही जा से जल, जा से जाइलम। ध्यान रखिएगा, जा से जल, जा से जाइलम। अच्छी ट्रिक है, ध्यान रखने की, आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी एग्जाम टाइम में। देखिए, जाइलम तो बात हो गई जल का अधिग्रहण, और खनिज पोषक तत्वों का, जैसे कि आप एक प्रकार से समझ लीजिए भोजन का, तो वह होता है फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा इसका अधिग्रहण किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए, पौधों में जो क्या होता है, मिट्टी से जल का अवशोषण होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि यह पौधा है आपका, और ये इसकी जड़ें हैं, और यहाँ पर ये मिट्टी है। ठीक है, तो क्या होगा, मिट्टी से जल का अवशोषण होता है, और उसके बाद यह पौधों के विभिन्न भाग तक यह पहुँचाता है, किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी? पानी पंचायत किस राज्य से प्रारंभ की गई थी, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानी पंचायत भारत के महाराष्ट्र से स्टार्ट की गई थी। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, या आप लोगों को क्लियर कर दें। देखिए, महाराष्ट्र में सन 1972 में, या सन भी ध्यान रखिएगा, सन 1972 में महान सूखा पड़ा था, मतलब गंभीर सूखे की स्थिति आ गई थी 1972 में। इसी दौरान वहाँ एक उनका नाम था विलासराव सालुखे। ठीक है, विलासराव सालुखे के द्वारा यह पानी पंचायत की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके माध्यम से, इस पंचायत के माध्यम से क्या था, पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। या पहला पॉइंट है, पानी पंचायत कहाँ से प्रारंभ हुई थी? महाराष्ट्र से। कब? 1972 में। और मैंने जो नाम बताया विलासराव जी का, यह भी ध्यान रखना है। और पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के लिए यह पानी पंचायत स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित में से किन स्थानों में पाए जाते हैं? बताना है, काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित में से किन स्थानों में पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, और डी ऑप्शन है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में काले भालू और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। अब आपको बता दें, एशियाई हैं, ध्यान रखिएगा, एशियाई काले भालू और एशियाई हिम तेंदुए पाए जाते हैं। यह जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, आपको बता दें, यह भारत के उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड। ध्यान रखिए, उत्तराखंड राज्य में यह स्थित है। और दोस्तों, इससे रिलेटेड एक जो मुख्य बात यह है कि यह जो नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र है, इसको यूनेस्को के द्वारा 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था।
यूनेस्को के द्वारा कब शामिल किया गया था इसको विश्व धरोहर सूची में, तो वह था ईयर 1988 में। यह सन भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने कितनी आसानी से इन 20 प्रश्नों को यहाँ पर हल किया और सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं। और यदि आप इनको अच्छे से लगा लेंगे तो आपको यकीन मानिए कि एग्ज़ाम में जब आप बैठे होंगे तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपको श्योर इन्हीं से, या जो आपको इनके बारे में डिटेल बताई जाती है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आप लास्ट तक वीडियो को देखे हैं और आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए ज़रा सा भी यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो, तो आप हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।